नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। इक्वाडोर के साहली शहर ग्याकुल की जेल में कैदियों के दरमियान होने वाली झड़पों में कम से कम 68 कैदी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक झगड़े का आगाज 7 बजे उस वक्त हुआ जब कैदियों ने जेल के एक हिस्से में दाखिल होने की कोशिश की और उन झड़पों में गोलियों और धमाकाखेज मवाद का इस्तेमाल भी किया गया। पुलिस कमांडर का कहना है कि यह वाकया कैद खाने के अंदर जराइम पेशा गिरोहों के दरमियान इलाकाई तनाज़ा की वजह से पेश आया है। सूबे ग्यास के गवर्नर ने कैदियों के इस गैर इंसानी अमल की मजम्मत करते हुए कहा कि पुलिस ने मामले में मुदाखलत करके अमन अमान बहाल किया और मजीद कैदियों की जान जाया न होने दी। झगड़े के दौरान जेल के दरवाजे के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए जो जेल में कैद अपने रिश्तेदारों की खैरियत जानने के लिए बेचैन थे। इक्वाडोर के जेलों में इस साल 300 से ज्यादा कैदी मारे जा चुके हैं क्योंकि जेल में हजारों कैदी मंशियात के गिरोहों से जुड़ जाते हैं और उनके दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें अक्सर फसादात की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इस सिलसिले में रवां साल 28 सितंबर में जेल में बदतरीन झड़प हुई थी जिसमें 119 अफराद मारे गए थे और ये लातीनी अमेरिका की जेलों में पेश आने वाले बदतरीन वाकयात में से एक था। ताहम इस बदतरीन वाकये के बाद पुलिस की कार्रवाइयों के बावजूद जेलों में फसादात का सिलसिला जारी रहा और जुमे के होने वाले झड़प से कबल भी एक वाकये में मजीद 15 कैदी हलाक हो गए थे। ग्यास की वाहिद जेल में 5300 कैदियों को रिहा किया जा सकता है, लेकिन इसमें गुंजाइश से 60% ज्यादा 8500 कैदी को रखा गया है। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में हजारों अफराद ने जमहूरियत के हक में मुजाहरा किया है जिसके दौरान 3 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की और आंसू गैस की शेलिंग की जिसके नतीजे में 3 मुजाहिरीन हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। याद रहे कि सूडान में 3 हफ्ते कबल फौज ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर इक्तिदार पर कब्जा कर लिया था जिसके खिलाफ अब फौजी मकामी लोगों ने एहतजाजों का सिलसिला शुरू किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया को खबरदार किया कि माहौलियाती तबाही एक शदीद बहरान की जानिब धकेल सकती है जिसके लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। एंटोनियो गुटेरेस ने ग्लासगो में होने वाली मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP26 में अपने खिताब में कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है और हमारा नाजुक सयारा एक दागे से लटका हुआ है। वही माहौलियात के लिए काम करने वाली स्वीडन की 17 साल कारकुन ग्रीटा थनबर्ग ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की इस कॉन्फ्रेंस पर सवाल निशान लगाते हुए कहा कि माहौलियात के लिए जारी मुहिम पर सिर्फ हालिस के अंदर जारी है। 7 countries here. This package charts a course for the world to deliver on the promises made in Paris. This Glasgow Climate Pact drives action on adaptation. It emphasizes the need to act
It sets a clear way forward. On this COP to deliver. The approved texts are a compromise. They reflect the interests, the conditions, the contradictions, and the state of political will in the world today. They take important steps, but unfortunately, the collective political will was not enough to overcome some deep contradictions. As I said at the opening, we must accelerate action to keep the 1.5-degree goal alive. Our fragile planet is hanging by a thread. We are still knocking on the door of climate catastrophe. It's time to go into emergency mode, or our chance of reaching net zero will itself be zero. I reaffirm my conviction that we must end fossil fuel subsidies, phase out coal, put a price on carbon, build resilience of vulnerable communities against the here and now impacts of climate change, and make good on $100 billion climate finance commitment to support developing countries. We did not achieve these goals at this conference, but we have some building blocks for progress. Commitments to end deforestation, to drastically reduce methane emissions, to mobilize private finance around net zero. And the text today reaffirmed resolve towards the 1.5-degree goal, boost climate finance for adaptation, recognize the need to strengthen support for vulnerable countries suffering from irreparable climate damage, and for the first time, they encourage international financial institutions to consider climate vulnerabilities in concessional financial and other forms of support, including special drawing rights. And finally, close the Paris Rulebook with agreement on carbon markets and transparency. These are welcome steps, but they are not enough. Science tells us that the absolute priority must be rapid, deep, and sustained emissions reductions in this decade. Specifically, a 45% cut by 2030 compared to 2010 levels. But the present set of national determined contributions, even if fully implemented, will still increase emissions this decade on a pathway that will clearly lead us to well above 2 degrees by the end of the century compared to pre-industrial levels. I welcome the agreement between the US and China here in Glasgow that, like the text today, pledges to accelerate action to reduce emissions in the 2020s. To help lower emissions in many other emerging economies, we need to build coalitions of support, including developed countries, financial institutions, and those with the technical know-how that is necessary. This is crucial to help each of those emerging countries speed the transition from coal and accelerate the greening of their economies. The partnership with South Africa, announced a few days ago, is a model for doing just that. I want to make a particular appeal for our future work in relation to adaptation and the issue of loss and damage. Adaptation isn't a technocratic issue. It's life or death. I was once Prime Minister of my country, and I imagine myself today in the shoes of a leader from a vulnerable country. COVID-19 vaccines are scarce. My economy is sinking. Debt is mounting. International resources for recovery are completely insufficient. Meanwhile, although we contributed least to the climate crisis, we suffer most. And when yet another hurricane devastates my country, the treasury is empty. पोप फ्रांसिस ने सहाफत को मिशन करार देते हुए कहा कि सहाफियों के लिए जरूरी है कि वो अपने न्यूज रूम से बाहर निकले और ये दरियाफ्त करे कि बैरून दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि अक्सर ऑनलाइन पाई जाने वाली गलत मालूमात का मुकाबला किया जा सके। पोप फ्रांसिस ने सहाफियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चर्च में जो गलत हुआ उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कालीन के नीचे झाड़ू न देने में हमारी मदद करने के लिए और इस आवाज के लिए जो आपने बदसलूकी के मुतासरीन को दी है, इस पर बहुत बहुत
शुक्रिया। पोप फ्रांसिस दो सहाफियों के एजाज में मुनक्कद एक तकरीब से खिताब किया जिन्होंने अपना तवील पेशेवराना मुद्दत वेटिकन में गुजारा, जिनसे इस्तेसाल के स्कैंडल्स 2002 में सुर्खियों में आई जब अमेरिका ने कई मज़ामीन लिखे जिसमें चर्च के पादरियों की जानिब से नाबालिगों के साथ बदसलूकी और चर्च के अंदर इन वाक़ात को छुपाने के कल्चर को बेनिकाब किया। इसके बाद ही कई ममालिक के चर्च में बेशुमार स्कैंडल सामने आए। हाल ही में फ्रांस, जहां अक्टूबर में एक बड़ी तहकीकात में पता चला है कि फ्रांसीसी पादरियों ने गुज़िश्ता 70 बरसों में 2 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की है। नकारीन ने पोप फ्रांसिस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने 2013 में पोप बनने के बाद स्कैंडल्स पर बहुत सुस्त रद्दअमल जाहिर किया और अपने साथी पादरियों की बात पर बदसलूकी का निशाना बनने वालों के बारे में यकीन किया। 2018 में उन्होंने माजी की गलतियों को दूर करने की कोशिश की और अवामी तौर पर तस्लीम करते हुए वो चिली में एक केस के बारे में गलत थे और साथ ही उन्होंने अज़म का इज़हार किया कि चर्च दोबारा कभी भी इस तरह की गलतियों को छुपाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने 2019 में ऐसे जुर्म के खिलाफ जंग का तकाजा करते हुए कहा था कि यह जुर्म को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। पोप फ्रांसिस ने कहा सहाफियों को एक मिशन करार देते हुए दुनिया की वजाहत करना, इससे कम मुहिम बनाना, इसमें रहने वालों को इससे खौफ कम करना। उन्होंने कहा कि सहाफियों को हमेशा ऑनलाइन रहने के जुल्म से बचने की जरूरत है। सब कुछ ईमेल, फोन या स्क्रीन के जरिए नहीं बताया जा सकता। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि फौजी सरबरा इजराइल के दौरे पर। बड़ी खबर इस वक्त के फौजी सरबरा MM ननवा ने 5 रोजा इसराइली दौरे पर रवाना हुए हैं, जहां वो सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादुल ख्याल किया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान, इसराइल और भारत के दरमियान इजरायली आला फौजी और सिविलियन क़यादत से वो मुलाकात करेंगे और साथ ही उनका 15 नवंबर से 19 नवंबर तक इसराइल का वो पहला दौरा होगा, जहां पर वो मुख्तलिफ मामलात पर बात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत बनाने के जो दिफाई राबता है, सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादुल ख्याल किया जाएगा। फौजी सरबरा MM नरवाने का 5 रोजा इजरायली दौरा, इजरायली आला फौजी क़यादत के साथ साथ सिविलियन क़यादत से भी वो मुलाकात करेंगे। इन 5 दिनों के दौरान ये उनका 15 नवंबर से 19 नवंबर तक ये उनका पहला इजरायली दौरा होगा, जहां वो आज इजराइल के दौरे पर रवाना हुए हैं। और इन 5 रोजा दौरे के दौरान फौजी सरबरा MM नरवाने सिक्योरिटी के साथ साथ सिविल क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे और मुख्तलिफ मामलात पर दोनों के दरमियान तबादुल ख्याल होगा। भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 132वीं सालगिरह है। पंडित नेहरू बच्चों में चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते थे। बच्चों के साथ उनके खुसूसी लगाव देखकर यौम अतफाल भी मनाया जाता है। मुल्क इनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की उनकी यौम पैदाइश पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं। इसके अलावा कांग्रेस की रहनुमा राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। राहुल गांधी ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू का यौम पैदाइश मना रहा है। राहुल ने मजीद कहा कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने भाईचारा, मसावत और जदीद नजरिया के साथ मुल्क की बुनियाद रखी। तारीख में 14 नवंबर की तारीख आजाद भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की सालगिरह के तौर पर कलमबंद की गई है। इस दिन को यौम अतफाल के तौर पर भी मनाया जाता है। काबिल जिक्र है कि जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पैदा हुए हैं। बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू भी कहते थे।
सन 1964 तक भारत में 20 नवंबर को यौम अतफाल मनाया जाता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद उनकी सालगिरह 14 नवंबर को यौम अतफाल के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। बहुत से ममालिक में 1 जून को यौम अतफाल के तौर पर मनाया जाता है। कुछ ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की एलामिया के मुताबिक 20 नवंबर को यौम अतफाल मनाते हैं। अब खबर लद्दाख की करते हैं। लीडरों ने 6 दिसंबर को लद्दाख के अंदर रियासत का दर्जा देने की कॉल पर जोर देते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया है। बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर लद्दाख के लोगों के मसाइल और खदशात के तई गैर संजीदा होने का इल्जाम लगाते हुए मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के सरकर्दा रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज अपने 4 अहम मुतालबात बशमूल मुकम्मल रियासत का दर्जा और आईनी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दबाव डालने के लिए एक अवामी तहरीक का ऐलान किया है। लहम कायम अवामी तहरीक बराए 6th शेड्यूल और कारगिल ने मुश्तरका यानी कि डेमोक्रेटिक अलायंस कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस तौर पर जो 6 दिसंबर को आम हड़ताल की कॉल दी थी, जिसके बाद मार्च में लेह और करगिल दोनों अजला में अवामी रैलियां और अवामी राब्ता प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। Kargil Democratic Alliance yang le ngata apex body ngis ke zungdele ngata meeting song tenok tenye jarang sama tukyu sulok isang ngunla langpok ngis zungdele ga meeting song tempin langpok sing ngaje Kargil la yong spintel tene Kargil ngata delegation ke die sama le skut karju tene I sumpa meeting bo tene ngaje le apex body तकरीबन संगमा योती ना सिर्फ बीजेपी ना ngaje MP साहब को उन ngaje मस्कुत ले नूर बख्श ते को निजुक स्कुत रखिन मन ngaje apex body member संगमा देरिंगी का यों से ले थाक छते ता इवा सम सिंगता इग्नोर चोरंग ते वो गबगल लाते ने ngata म फंटे संगमा लोग से ले करगिल थुंडेल ला apex body ना केडी तेने ngata यों से सने तेने तू से ngata course of action ngata चो को से पा ते देरी मीटर ना ते वो थाक छोड़ ले तोरे दिसंबर से 2 जगह 6 दिसंबर जगह लेना करगिल पूरा चक्का जाम ना पूरा बंद चोचेस गजे थक छोते लेकर लद्दाखियों के डिजायर्स और डिमांड्स को लेकर कंसर्न भी नहीं है, सीरियस भी नहीं है और वो टालना चाहती है। इसलिए ये तीसरी मीटिंग एपेक्स बॉडी और केडीए का आज करगिल में हुआ है, जिसमें हमने डिसाइड कर लिया है कि बहुत सख्ती के साथ पूरी पब्लिक को लेकर राइट फ्रॉम मटाइन से लेकर आपके चुशुल तक पूरी लद्दाख के पब्लिक को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताने के लिए कि लद्दाखी अब खामोश बैठने वाले नहीं हैं। काफी हो गया आपके ये टाल मटोल, अब इन टाल मटोल से हमारा काम चलने वाला नहीं है। अब हम सड़क पे आ जाएंगे, अब हम धरने पे आ जाएंगे, स्ट्राइक पे आ जाएंगे, मास लेवल पे प्रोटेस्ट जारी होगी। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस yang le ngata apex body ngis ke zungdele ngata meeting song tenok tenye jarang sama tukyu sulok isang ngunla langpok ngis zungdele ga meeting song tempin langpok sing ngaje Kargil la yong spintel tene Kargil ngata delegation ke die sama le skut karju tene जनूबी कश्मीर के पुलवामा में गुज़िश्ता शब नामालूम अफराद ने एक टिप्पर को आग लगा दी, जिसके दौरान टिप्पर को काफी नुकसान पहुंचा है। ज़राए का कहना है कि ललहार पुलवामा इलाके में गुज़िश्ता शब नामालूम अफराद ने फिरदौस अहमद बट की टिप्पर में आग लगा दी, जिसकी वजह से गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहम अभी तक ये मालूम न हो सका कि किन अफराद ने टिप्पर में आग लगा दी और क्यों लगाई। जिला पुंछ से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों के मुस्तकबिल को लेकर जिला के सियासी रहनुमाओं और इंतजामिया की संजीदगी का अंदाजा 13 बरस से ज़ेरी तामीर जम्मू यूनिवर्सिटी पुंछ कैंपस डेंगा की इमारत का हाल देखकर लगाया जा सकता है। इस इमारत का संग बुनियाद साल 2008 में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने रखा, मगर 13 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी ये इमारत मुकम्मल न हो सकी और मकामी तालिब इल्मों का पुंछ में ही आला तालीम हासिल करने का ख्वाब शर्मंद ताबीर न हो सका। ज़राए के मुताबिक साल 2008 से इख्तिदार बदलने के साथ साथ जम्मू यूनिवर्सिटी पुंछ कैंपस का संग बुनियाद भी बदलता गया और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने संग बुनियाद रखने के लिए
पहुंच आने की जहमत भी नहीं की। लेकिन इस अमर के बाद इमारत के कामकाज को मुकम्मल करने में किसी ने जमीनी सतह पर दिलचस्पी नहीं दिखाई और मुतअद्दिद वजूहात के बायस इस यूनिवर्सिटी कैंपस के काम में खलल पैदा हुआ, जिनमें सबसे बड़ी वो 2 वजूहात बताई जा रही हैं। उनमें इस कैंपस के लिए ये जगह कम मानी गई। डेंगरा पूंछ में यूनिवर्सिटी कैंपस की इमारत तशनी तकमील होने से जिला के तलबा और तालिबात पूंछ में ही अपनी आला तालीम हासिल करने से कासिर हैं और अवामी हलकों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। ऐसा है कि 2007 के अंदर पुंछ और भद्रवा को यूनिवर्सिटी मिली थी, लेकिन भद्रवा की यूनिवर्सिटी 1 साल के अंदर ही कंप्लीट होकर वहाँ पर क्लासेस चालू हो गई। लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 2007 के अंदर जो काम शुरू हुआ था वो थोड़ी देर के बाद यहाँ जो बिल्डिंग का पहला एक लेंटर पड़ने के बाद वो काम वहीं पर बंद हो गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इसको कोई प्रोग्रेस नहीं की गई। आज 13 साल 14 साल हो गए हैं इस यूनिवर्सिटी के काम को शुरू है, लेकिन यहाँ पर इस तरफ किसी ने भी इसको तरफ ध्यान नहीं दिया है। मैं समझता हूँ सरकार की एक बहुत बड़ी नालायकी है। एक जो प्रोजेक्ट पास होकर आता है, खासकर जो यूनिवर्सिटी है, वो बहुत बड़ी जरूरत है हमारे पुंछ के लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो जगह है पुंछ, ये डिंगरा के अंदर जहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी है, एक तो ये मेन रोड के ऊपर है, पुंछ से भी 20 मिनट लगते हैं यहाँ पर आने पे, मंडी से भी 20 मिनट, सुरकोट से 30 मिनट, हर जगह से ये बराबर सेंटर प्लेस था और सबके लिए मुफीद थी। पुंछ के साथ हमेशा नाइंसाफी और बेइंसाफी हुई है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। सभी ने मिलकर पुंछ को अगर 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज आया था, पुंछ के अंदर उसका नामो निशानी था, एक भी चीज पुंछ के लिए नहीं आई थी। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अब एलजी साहब से गुजारिश करूंगा, पिछले दिनों जब यहाँ पर एडवाइजर साहब आए थे तो उन्होंने पूछा था, हमने कहा था हमें कोई नई चीज नहीं चाहिए, जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं अगर वही कंप्लीट हो जाए, मैं समझूंगा कि पुंछ के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होगी। सर, यूनिवर्सिटी 2007 में हमें मिली थी, पुंछ वालों को अलॉट हुई थी, बट वो अभी तक जो है पेंडिंग है, उसका काम नहीं चल रहा, फिनिश नहीं हुई इतने टाइम से। जिसके चलते क्या हो रहा है कि यहाँ पर बच्चों के बीच में क्या है कि एक जो बच्चे करियर डिसिप्लिन कुछ यूनिक करना चाहते हैं या कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जो पुंछ के अंदर नहीं है, तो उनको घर छोड़ के जाना पड़ता है बाहर, और हर बंदा ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। हर किसी की फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को बाहर भेज सके एजुकेशन के लिए। जिसके चलते क्या होता है, कुछ बच्चे लाइफ में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, अपना करियर जो उनका पैशन था उसको फॉलो नहीं कर पाते। जिसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो काम है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, उसको जल्दी फाइनलाइज करें, ताकि जो स्टूडेंट है पुंछ के वो सफ़र ना करें। अनटिल अनलेस यहाँ पर सिर्फ 2 ही करियर डिसिप्लिन मिलते हैं बच्चों को, BA या BSc, तो GDC पुंछ में और कुछ तो है नहीं करने को। तो हर कोई जो है यहाँ से घर छोड़ के बाहर जा नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो बच्चों को बहुत सहूलियत हो जाएगी, फैसिलिटी मिल जाएगी, बच्चे जो है डिफरेंट कोर्सेज जो है लेकर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। जैसा कि सब जानते हैं 2007 में यहाँ पर यूनिवर्सिटी का काम स्टार्ट किया गया था, बट 6-7 मंथ्स के अंदर ये काम जो है एज इट इज़ स्टॉप कर दिया गया। हम जब कॉलेज में थे हमें ये सुनने में आया था कि यहाँ से यूनिवर्सिटी जो है मैंडेट सेक्शन कर दी गई है, बट वहाँ पे भी इसका कोई काम अभी तक हुआ नहीं है। भद्रवा यूनिवर्सिटी और पुंछ की यूनिवर्सिटी दोनों का काम एक साथ स्टार्ट किया गया था, बट भद्रवा की जो यूनिवर्सिटी है वो विद इन 1 ईयर जो है उसे कंप्लीट कर दिया गया। बट पुंछ की जो यूनिवर्सिटी है इसका काम एज इट इज़ बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया है। इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया गया है, मे बी 3rd फ्लोर तक इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है और उसके बाद इसको बिल्कुल छोड़ दिया गया है। तो हम स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग यहाँ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बट उसके बाद जो है हमें कभी उत्तराखंड, कभी जलंधर, अमृतसर या जम्मू यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। हमने एप्लीकेशन दी, लेटर्स दिए, हमें आगे यही रिप्लाई आता था कि हम नेक्स्ट टाइम इस पर ध्यान देंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने पॉलिटिकल लीडर से यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसका काम जो है रीस्टार्ट करवाएं, ताकि स्टूडेंट्स को जो है आगे फर्दर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जारी तोसी काम के दौरान कई जगहों पर बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोड़े गिरने और मुसलसल हादसात की वजह से खतरे का शिकार हो गई हैं, जिसने मुतल्लिका हुकाम को मजीद सुरंगें तामीर करने पर मजबूर कर दिया है। रामबन बानिहाल सेक्टर में कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, पथराव और हादसात के दरमियान लोगों के लिए मौत का कुआं समझे जाने वाली शाहराह पर रामबन बानिहाल सेक्टर पर महफूज सफर करने के लिए नई सुरंगों की तजवीज़ दी गई है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुरुषोत्तम कुमार के मुताबिक जम्मू से नासरी तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफर करने में कोई मसला नहीं है, ताहम 4 लाइनिंग के काम के बाद हाईवे का एक हिस्सा ढह गया था। उन्होंने कहा कि शाहराह पर 5-10 जाने वाले इलाकों की निशानदेही की गई है और इसके मुताबिक माहिरीन की जानिब से DPR तैयार करने के बाद नासरी से डलवास तक पुल बना रहे हैं।
मुतलका एजेंसी ने कैफेटेरिया मोड़ पर एक टनल की तजवीज़ दी है जहां अमूमन लैंड स्लाइडिंग होती है और मुसाफिरों के लिए खतरा होता है। इसी तरह मारूग, डिगडोल, पंथियाल, रामन से आगे मकरकूट ज्यादातर लैंडस्लाइड का शिकार इलाका है और इस हिस्से में एजेंसी के पास हाईवे पर मुख्तलिफ जगहों पर जुड़वा ट्यूबों और सिंगल ट्यूबों पर मुश्तमिल टनलें हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक मारूग, पंथियाल, मकरकूट में हाईवे पर ज्यादा से ज्यादा इलाका को मिट्टी के तोदे गिरने और अक्सर हादसात की वजह से टनलों में तब्दील हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो मुतबादिल तरीका को अपनाते हुए मकरकूट, नाचनाला से चमलवास तक मजीद जमीन का कटाव नहीं कर रहे हैं और जम्मू श्रीनगर शाहरा पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक की वजह से उन्हें परेशानी का सामना है जिससे काम में रुकावट पैदा होती है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।